10th क्लास। आज हम लेसन नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो उसमें ऊर्जा क्या चीज़ है। ऊर्जा के विभिन्न रूप है। ऊर्जा जिससे हमें कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर को हम ऊर्जा कहते हैं। ये आप 9th में भी पढ़ चुके हो। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों चाहिए हमें ऊर्जा? खाना बनाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। प्रकाश उत्पन्न या लाइट के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। यातायात, जैसे आपने देखा है गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, पेट्रोल या ईंधन से चलती हैं। मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उद्योगों एवं कृषि कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के उत्तम प्रकार के लक्षण, तो उत्तम प्रकार के लक्षण, उत्तम स्रोत जहाँ से हमें सोर्सेस मिलते हैं ऊर्जा के, उनके कैसे होने चाहिए वो। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य कर सके, जो सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध हो। ठीक है, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, जिसको हम स्टोर करके आसानी से रख सकें। उपयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो और जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ईंधन क्या होता है? वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। उच्च कैलोरीफिक माप के होते हैं। उच्च कैलोरीफिक माप के अच्छे ईंधन कहलाए जाते हैं। अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न ना करें, यानी पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले। ठीक है, भंडारण व परिवहन में आसान हो। तो ऊर्जा के जो सोर्सेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से? पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक या गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं? जो प्राचीन काल से चल रहे, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? कोयला या पेट्रोलियम। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, डैम वगैरह जहाँ बनाए जाते हैं पानी के लिए। जैव मात्रा, बायोमास और पवन ऊर्जा, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक ऑप्शनल ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? देखो, सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। समुद्रीय ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा जो प्राप्त होती है ज्वारीय और तरंग के रूप में। महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और इसके अतिरिक्त है नाभिकीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं। ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं, जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग में किए जाते हैं। ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, बायोमास। इसके अलावा है जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन की अक्सर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। जीवाश्म से जो प्राप्त ईंधन होते हैं उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाए जाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण और अननवीकरणीय स्रोत कहलाए जाते हैं। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानियाँ क्या होती है? जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं वो जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड प्रदूषित करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है जो जीवाश्मी ईंधन, कोयला वगैरह को हम जलाते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। हमारी धरती का तापमान बढ़ता है। ठीक है, धरती पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो जीवाश्मी ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं?
दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करें। विविध तकनीकों का प्रयोग करके दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। तापीय विद्युत संयंत्र क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न करती है। तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेलों के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम किया जा सके। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र जो बने होते हैं। जल विद्युत संयंत्र, देखो आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है। डैम कैसे बनाए जाते हैं जिससे हमें बिजली मिलती है। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबद्ध है क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। बड़े बड़े पानी इकट्ठा करके डैम बनाए जाते हैं। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। पहला लाभ है पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती इससे। जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है। हानियाँ क्या क्या हुई हैं? बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो गए। जैसे उत्तराखंड में टेहरी बांध परियोजना, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका बहुत विरोध किया था क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जा रहे हैं। पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, तो जो लोग जहाँ पे डैम बनाए जाते हैं या टेहरी बांध वगैरह बनाए गए, वहाँ से जो लोग निष्कासित किए जाते हैं या हटाए जाते हैं, विस्थापित होते हैं, तो उनके पुनर्वास की समस्या आती है उनमें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे विकसित किया जाए कि जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, क्योंकि ये तो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, निश्चित समय के लिए होते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार किया जाए? जैव मात्रा, बायोमास, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते। बायोमास में बायोगैस ईंधन बनाए जाते हैं इनसे। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या हानियाँ होती है? लकड़ियों को जलाने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है और पूरी पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा नहीं प्राप्त होती है। अतः उपकरणों की तकनीकी में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल कैसे बनाया जाता है? लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में हमें चारकोल प्राप्त होता है। लकड़ी, O2 की सीमित मात्रा चारकोल सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है। क्यों? क्योंकि ये बिना ज्वाला के साथ जलता है, कम धुआं निकलता है और ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। ऐसी बायोगैस ईंधन बनाए जाते हैं, जैसे गोबर के उपले। जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ होती है, जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बढ़ना। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। तो बायोगैस का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बच्चे ये मॉडल वगैरह भी बनाते हैं बायोगैस। गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती है। जैव गैस को संपाचित के ऊपर बनी टैंक में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। ईंधन के रूप में हम बायोगैस संयंत्र का यूज़ करते हैं। बायोगैस के लाभ। जैव ऊर्जा एक
उत्तम ईंधन है। इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसे अपशिष्ट पदार्थ नहीं शेष बचता है। तापन क्षमता का उच्च होना। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो कई सारे गांव में गोबर गैस संयंत्र, गोबर गैस का उपयोग किया जाता है। उससे बने चूल्हे प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसके बाद है पवन ऊर्जा। सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशय के असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रभाव बनता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, पवन चक्कियों के निर्माण में किया जाता है। जल को कुएं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में किया जाता है, जिससे जनित द्वारा यानी जनरेटर से बिजली विद्युत उत्पन्न की जा सके। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ इकट्ठा करके एक जगह पर स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति यानी वायु की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना आवश्यक है। तो पवन ऊर्जा के लाभ देखो क्या क्या लाभ है इसके। पवन हितैषी, पर्यावरण हितैषी, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत ना होना, ये लाभ होता है इसका। और इसकी सीमाएं क्या है कि पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। लगातार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पवन गति की आपूर्ति होना, ठीक है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना। जैसे डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। जैसे कहाँ पे पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित है भारत में, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया गया है, जो कितनी 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। तमिलनाडु कन्याकुमारी के निकट यहाँ पे भारत के पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित है। अब हम पढ़ेंगे वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर बनाने में किया जाता है, सौर जल तापक यानी गीज़र बनाने में किया जाता है, सौर सेल यानी सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करके। जैसे आपने देखा होगा बॉक्स रूपी सोलर कुकर, ये बुक में बना हुआ है आपके बुक में डायग्राम। तो इसके अंदर हम खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका लाभ क्या है, इसमें कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्मी ईंधनों की बचत की जाती है, प्रदूषण नहीं फैलता, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं हो सकते, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। और हानियाँ क्या होती है, बारिश या रात के समय सोलर कुकर का उपयोग नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि वह उसके दर्पण पर सीधा पड़ सके। सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल का यूज़ करके कई सारे सौर सेल को मिलाकर सोलर पैनल बनाते हैं। जैसे इमरजेंसी लाइट होती है, यूज़ करते हैं हम घरों में, तो उसको हम सोलर सेल से मिला के बनाते हैं। लाभ और हानियाँ दी हुई हैं, इसे आप पढ़ लेना बुक में, ठीक है। सोलर सेल के उपयोग, तो ये आपका ऊर्जा वाला लेसन ये एग्ज़ाम में आ जाता है, इसको आप पढ़ो बुक में से। थोड़ा सा और बचा है, इसे मैं आपको कल और बता दूँगी।